हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे जो अपनी भारतीय ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, में लगभग 4 चैप्टर हो चुके हैं, 4 से 5, और जो आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियां। एग्जाम में बात करें तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको थ्रोन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करना है, और यदि एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में कुछ स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे ही आप थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और तो उसमें आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे। मानसून ऑफर चल रहा है, विशेष छूट के साथ में कुछ कोर्स दिए जा रहे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बात करें सीईटी 12th लेवल का जो कोर्स है, सीईटी 12th लेवल राजस्थान वाला जो कोर्स रहेगा, इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 1199 रुपये है, यानी कि 60% का ऑफ चल रहा है। इसमें 1199 नाम मात्र का प्राइस रखा गया है, लगभग 60% का इसमें ऑफ चल रहा है दोस्तों। इन कोर्सों की बात करें तो इन कोर्सों में आपको क्या क्या विशेष चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कोर्स में जाके आप यहाँ पे डेमो वीडियो देख सकते हैं। हर कोर्स के साथ में डेमो वीडियो डली हुई है। उसके अलावा इसकी जो डिटेल अगर आपको देखनी है प्यारे दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें इसमें रहेंगी, लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासें इसमें रहती हैं। प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, पैनल PDF आपको मिलती है, और सभी टॉपिक की स्पेशल MCQ और PYQ क्लासें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। यानी कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, मान लो नदियां हमने पढ़ी, जैसे ही नदियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और संभावित आगामी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी स्पेशल क्लासें हर टॉपिक के लास्ट में आपको दी जाएंगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन रहेगी यानी कि ई बुकलेट रहेगी, वो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी दोस्तों। और ये भी कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, यानी कि 12 महीने तक आपके लिए ये बुकलेट जो रहेगी बिल्कुल फ्री रहेगी, निःशुल्क रहेगी दोस्तों। वैधता की बात करें तो लगभग इसमें क्या दे रखा है, 2 वर्ष या परीक्षा होने के 3 महीने बाद तक, यानी कि 2 वर्ष तो निश्चित है आपको वैलिडिटी मिलेगी, और किसी कंडीशन में 2 साल तक एग्जाम नहीं होता है या एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, 3 साल या ज़्यादा समय ले जाता है, तो कोई भी एग्जाम होने के 3 महीने बाद तक आपके पास में जो कोर्स रहेगा वो वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 महीने बाद तक दोस्तों। तो ये इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। उसके अलावा आप में वीडियो रिकॉर्डिंग को आप ऐसे में देख सकते हैं, ये इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, और कोई आपको डाउट होता है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछताछ कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन सभी दोस्तों को। इसमें जैसे सीईटी 12th लेवल का दिया गया है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, पटवार है, SSC GD है, लगभग सभी कोर्सेज में बात करें तो 60 से 64 75% तक का ऑफ इसमें चल रहा है दोस्तों, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, हम चर्चा करेंगे यहाँ पे भारत की नदियों के बारे में। चलिए पेन कॉपी निकाल लें, साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। जिस किसी विद्यार्थी ने लास्ट की पीछे की क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो वो लास्ट वाली क्लासें दोस्तों आपको देखनी है। चलिए आप हेडिंग डालें, भारत की नदियां। भारत की नदियां या अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, जब भी भारत की नदियों की बात करते हैं या अफवाह तंत्र की हम बात करते हैं तो इसका विभाजन हम 2 भागों में करते हैं। यानी कि जब नदियां हमें पढ़नी होती हैं तो 2 पार्टों में, मुख्य रूप से 2 पार्टों में डिवाइड करके हम इसे पढ़ते हैं। एक साइड तो हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियां यानी कि उत्तर भारत की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, और दूसरी साइड में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों।
हिमालय की जब नदियां पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र हमें पढ़ने होते हैं। नदी तंत्र से क्या तात्पर्य रहेगा, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि हिमालयी नदियों में हम बात करेंगे तो 3 नदी तंत्र हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्म नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में हम बात करेंगे तो लगभग हमें सिंधु के अलावा 5 अन्य मुख्य नदियां पढ़नी है। सिंधु के अलावा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऐसे ही गंगा नदी पे चलेंगे तो गंगा की उसकी सहायक जो नदियां आती हैं बाएं तट से दाएं तट से, वो देखेंगे। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र की। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों की जब हम बात करेंगे तो उसे पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। एक साइड में पढ़ेंगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी साइड में हम पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो जैसे हमें नर्मदा, ताप्ती, पाही, साबरमती पढ़नी है, और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये नदियां हमें पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालें नदियां। और नदियों के बारे में जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इन्हें 2 भागों में दोस्तों हम इसे डिवाइड करते हैं। नदियों को 2 पार्टों में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक साइड में तो हम कौन सी नदियां पढ़ेंगे दोस्तों, हिमालय की नदियां। एक साइड में हमारी हो जाएंगी हिमालय की नदियां, और दूसरी साइड में कौन सी हो जाएंगी प्यारे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय से निकलने वाली है हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां या हिमालयी अपवाह तंत्र, और इधर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां। इधर हम बात करेंगे किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों की। इधर देखें हिमालय की नदियों की अगर हम दोस्तों यहाँ पे चर्चा करें तो जो हिमालय की नदियां हैं इसका जो विभाजन है, यानी कि इसे हम 3 नदी तंत्रों में विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। और ये 3 नदी तंत्र कौन से हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी तंत्र। एक हमें यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। कौन सा, सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के अलावा इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। सिंधु के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना होता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी तंत्र हमें पढ़ने हैं किसकी, हिमालय की नदियों के बारे में, या फिर हम यूं कहें कि उत्तर भारत की जो नदियां पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र हमें पढ़ने हैं। दूसरी साइड दोस्तों हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमें, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, एक साइड में तो हमने अभी आपको क्या बताया, कौन सी नदियां पढ़ेंगे। एक साइड में तो हमें पढ़नी है कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एक साइड में तो अरब सागर में, और दूसरी साइड में कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए इधर तो
अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। और इधर अगर दोस्तों बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। एक साइड में तो अरब सागर में गिरने वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में मुख्य रूप से बात करें तो कौन कौन सी हमें पढ़नी है, इसमें हम पढ़ेंगे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। इसमें मुख्य नदियां कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, माही और कौन सी, साबरमती। साबरमती और कुछ अन्य नदियां आएंगी तो वो ईटीसी में हम पढ़ लेंगे इत्यादि। और उधर बंगाल की खाड़ी में देखें तो हमें कौन कौन सी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और कौन सी, महानदी। इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी जो नदियां आएंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। मुख्य जो नदियां हैं ये हमारी रहेंगी। तो यहां तक एक बार आप नोट कर लें, ये फ्लो चार्ट आप बना लें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम हिमालय की नदियां पढ़ेंगे, उसमें 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं, उसमें भी सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद में जब हम प्रायद्वीपीय नदियों में चलेंगे तो उसके बाद में अरब सागर के बारे में चर्चा करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखेंगे। इधर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। उसके बाद में कुछ विविध तथ्य हम देखते हैं नदियों से संबंधित, जो सीधे फैक्ट रहेंगे, जो सीधे तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक लास्ट के क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, सभी को समराइज करते हुए, कि जैसे उसमें क्या क्या देखेंगे। नदियों के उद्गम स्थल हम एक जगह लिख के याद करेंगे। कुछ नदियों से संबंधित नदियों के कुछ उपनाम है, यहाँ पे हम साथ साथ भी पढ़ते हुए चलेंगे। लास्ट में भी हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ संगम देखेंगे, के अलावा नदियों के किनारे बसे हुए शहर एक साइड में देखेंगे। तो ये जो कुछ विविध तथ्य हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लास्ट की जो अपनी क्लास रहेगी नदियों की सबसे लास्ट की, उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कोशिश करेंगे उनको याद करने की किसी ट्रिक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। चलिए एक बार यहां तक आप नोट करें भारत की नदियों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है कौन सी, हिमालय की नदियां, और उसमें डालना है सिंधु नदी तंत्र। यहां तक नोट करने के बाद में नेक्स्ट आपको डालना है सिंधु नदी तंत्र, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा। ये अपना एप्लीकेशन है, थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन, जो आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। ये आपको इंस्टॉल करना है। जैसा कि बता दिया था अभी हमने आपको कि जो वीडियो कोर्सेज जो चल रहे हैं पेड में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पेड वीडियो कोर्सेज। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलती हैं करंट अफेयर की पीडीएफ और नोट्स वगैरह, और बाकी नोट्स मिलते हैं, बुक्स आपको यहाँ मिलती हैं, सिलेबस हर एग्जाम का आपको मिलता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिलते हैं सभी को प्यारे दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप डाउट सेक्शन में जाके यहाँ पूछ सकते हैं। और सभी कोर्सों पे ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ज्वाइन करना है थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, ये थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आपको दोस्तों ज्वाइन करना है। इसमें आपको समय समय पर चीज़ें मिलती हैं, अपडेटेड नोट्स वगैरह, और जो भी चीज़ें होती हैं एमसीक्यू या एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में आपको तुरंत से मिल जाती है दोस्तों। चलिए उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है हिमालय की नदियों के बारे में। सबसे पहली जो हमारी टॉपिक रहेगी, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, हिमालय की नदियां।
इस हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की करेंगे। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र की। इस हिमालय से निकलने वाली नदियों की खास बात क्या रहेगी, इसमें अधिकांश जो नदियां हैं वो क्या रहेंगी, 12 मासी नदियां रहेंगी, यानी कि 12 महीने, यानी कि हमेशा उसमें जल प्रवाहित होता रहता है। और उसका मुख्य कारण क्या है, हिमालय से पिघलने वाली बर्फ या हिम नदों से वहां से उसको रेगुलर पानी मिलता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो उसमें जो अधिकांश नदियां हैं वो कैसी नदियां रहेंगी, वर्षाकालीन नदियां रहेंगी, यानी कि वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी आता है, बाकी जो समय रहता है वो क्या रहती हैं, सूखी रहती हैं। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है और यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें, कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र आपको हेडिंग डालनी है सिंधु नदी तंत्र के बारे में दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र, देखिए एक बार इस सिंधु नदी तंत्र को आप समझ लें सभी दोस्त कि सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इसमें हमें जो नदियां पढ़नी है वो 6 नदियां पढ़नी है। एक तो मुख्य रूप से कौन सी नदी रहेगी, सिंधु नदी। एक मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी रहती है दोस्तों, सिंधु नदी। जैसे हम बात करते हैं, सिंधु नदी निकलती है कहाँ से, सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत से। कहाँ से? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत से, कैलाश पर्वत के पास तिब्बत से। मानसरोवर झील तिब्बत से किसका उद्गम होता है प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी का। सिंधु नदी का मानसरोवर झील से उद्गम होता है। उसके अलावा इस सिंधु नदी तंत्र में हम बात करेंगे दूसरी कौन सी नदी हमें पढ़नी है, सिंधु के बाद में एक नदी आती है झेलम नदी। इस झेलम नदी के उद्गम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो जास्कर श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रृंखला में बनी हुई कौन सी, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से, कौन सी, झेलम नदी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, सिंधु। सिंधु के बाद में दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, झेलम। कहां से निकलती है ये झेलम, आपको याद रखना है शेषनाग झील से। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर से। उसके अलावा यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी, चिनाब नदी। कौन सी नदी निकलेगी दोस्तों, चिनाब नदी। ये कौन सी, चिनाब। और इस चिनाब की बात करें तो ये चिनाब कहां से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। कहां से, बारालाचा दर्रा। और ये बारालाचा दर्रा कहां पे रहेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहां रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद में एक नदी निकलती है रावी। और इस रावी की बात करें तो ये कहां से निकलेगी दोस्तों, रोहतांग दर्रे से। कौन सी नदी, रावी। और इस रावी की बात करें तो यहां से निकलती है, कहां से, रोहतांग दर्रे से निकलती है, कौन सी, रावी। और रावी के बाद में एक नदी यहां से आती है व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, व्यास नदी। व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, कौन सी, व्यास नदी। ये कौन सी हो जाएगी, व्यास। कहां से निकलेगी, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से। और उसके अलावा एक अंतिम जो नदी है, सतलज नदी निकलेगी राकश झील से। एक सबसे लास्ट की जो नदी रहेगी, कौन सी,
यहाँ से निकलेगी राक्षस झील से, और ये राक्षस झील भी कहाँ रहेगी दोस्तों, तिब्बत में। राक्षस झील से एक नदी निकलती है, कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी निकलेगी प्यारे दोस्तों, सतलुज नदी। राक्षस झील, और यहाँ पे क्या स्थित है, कैलाश पर्वत। इसके पास में, कैलाश पर्वत के पास से। कैलाश पर्वत, यहाँ पे क्या स्थित है, कैलाश पर्वत। दोबारा से देखिए, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, सिंधु नदी निकलती है। शेषनाग झील से कौन सी, झेलम नदी निकलती है। बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, और उसके बाद में सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद में कौन सी, रावी नदी निकलती है, कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। ये कौन सी नदी है दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी निकलती है कहाँ से, ये क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी कहाँ से निकलेगी, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। और सबसे लास्ट की हमने कौन सी बताई दोस्तों, सतलुज नदी। ये कौन सी है, जो कि कहाँ से निकलती है, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है ये सतलज नदी, राक्षस झील तिब्बत से, कैलाश पर्वत से। राक्षस झील तिब्बत से, कौन सी, राक्षस झील तिब्बत से कौन सी नदी निकलेगी, सतलुज नदी निकलेगी दोस्तों। ये जहां पे व्यास और सतलुज आकर मिलती हैं, जिस स्थान पर व्यास और सतलज नदी आकर मिलती है, व्यास और सतलज आके मिलती है, यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है दोस्तों, कौन सा, हरी के बैराज। और ये हरी के बैराज कहाँ पर रहेगा, पंजाब में। कौन सा बैराज, हरी के बैराज। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, हरी के बैराज। हरी के बैराज, और ये हरी के बैराज कहाँ बना हुआ है, पंजाब में। हरी के बैराज बना हुआ है पंजाब में। यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिससे राजस्थान में पानी प्रवाहित होता है, इंदिरा गांधी नहर। इस हरी के बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। उसके बाद में ये इन सभी पांचों की हम बात करें, जो पांचों नदियां हैं, ये सिंधु प्लस में जो पंचनद है, सिंधु नदी प्लस में पांच जो अन्य नदियां हैं पंचनद, ये पांचों नदियां के मिठानकोट पाकिस्तान नामक जगह पर अपना जल एक दूसरे में प्रवाहित कर देती है, यानी कि सिंधु में अपना जल प्रवाहित करती है। कौन सी जगह पर, मिठानकोट पाकिस्तान में। मिठानकोट पाकिस्तान, मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु में अपना जल प्रवाहित कर देती हैं, और आगे चल के फिर जो ये सिंधु नदी है, ये कराची के पास में अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास में अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। कहां पर, कराची के पास में। कराची के पास में अरब सागर में गिरती है। कराची के पास में अरब सागर भी जाके मिल जाती है दोस्तों। चलिए, एक बार आपको चीजें समझ में आएंगी, आप हेडिंग डाल लें सिंधु नदी तंत्र, और उसमें वन बाय वन इनकी डिटेल करते हुए हम समझाते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इस सिंधु नदी तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, पांच नदियां। एक बार दोबारा से आपको समझा देंगे चीजें।
क्या हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र। और इस सिंधु नदी तंत्र में क्या बताया, बात करें सिंधु नदी तंत्र की, इस सिंधु नदी तंत्र में हमें कौन कौन सी नदियां पढ़नी है दोस्तों। सिंधु कौन सी हो जाएगी मुख्य नदी, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के उद्गम की बात करें, हमने क्या बताया, इसका उद्गम कहां से होता है, तो आपको याद रखना है मानसरोवर झील तिब्बत से। कहां से होगा, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील तिब्बत से। मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या बताया, इस सिंधु में कौन कौन सी नदियां पड़नी है। सिंधु के अलावा इसकी जो 5 अन्य सहायक नदियां हैं, सिंधु के अलावा इसकी 5 अन्य जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। देखिए दोस्तों, सिंधु सिंधु के अलावा कौन सी हो जाएंगी, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और क्या हो जाएगा दोस्तों, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज प्लस में एक कौन सी, सिंधु नदी, ये मिलके किसका, सिंधु नदी तंत्र का निर्माण कर रही है। एग्जाम में एक बात आपसे पूछी जाती है, जो ये 5 नदियां हैं, पंचनद हैं, इसके जो प्राचीन नाम है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहीं पे याद रखने हैं ये 5 नाम कौन कौन से हो जाएंगे, नोट करें। झेलम के प्राचीन नाम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, वितस्ता। वितस्ता। झेलम को किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता कहा जाता था प्राचीन काल में। इस चिनाब की बात करें तो इसको आस्किनी कहा जाता था। इसको आस्किनी कहा जाता था। इस रावी की बात करें, इस रावी को प्राचीन काल में क्या, किस नाम से जाना जाता था, पुरुषनी। इसको पुरुषनी के नाम से जाना जाता था या पुरुषनी कहा जाता था प्राचीन काल में। इस व्यास की बात करें तो इस व्यास को क्या कहा जाता था दोस्तों, विपाशा। तो क्या कहा जाता है, विपाशा। और सतलुज की बात करें तो इस सतलुज को प्राचीन काल में सतुद्री के नाम से जाना जाता था, सतुद्री। काफी बार एग्जाम में ये सीधे पूछे गए हैं, इसके जो उपनाम है ये सीधे उपनाम एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखने हैं प्यारे दोस्तों कि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, चिनाब का आश्किनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा और सतलुज का सतुद्री। उसके बाद में इनके उद्गम स्थल पूछे जाते हैं, हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, बाकी आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे। झेलम के उद्गम की बात करें तो कहां से निकलती है, शेषनाग झील से। इस झेलम के उद्गम की बात करें दोस्तों, कहां से निकलेगी, शेषनाग झील से। ये झेलम कहां से निकलेगी, शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है। चिनाब की बात करें, बारह लाचा दर्रा कहां से निकलेगी, बारह लाचा दर्रे से। बारह लाचा दर्रा। और बात करें इस बारह लाचा दर्रे की, ये कहां पर रहेगा, हिमाचल प्रदेश में।
रावी की बात करें, रावी कहां से निकलती है प्यारे दोस्तों? रोहतांग दर्रे से। कहां से? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा, और ये रोहतांग दर्रा भी कहां पे रहेगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे। व्यास की बात करें, व्यास कुंड से निकलती है, और ये व्यास कुंड कहां पर रहेगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां से? व्यास कुंड से। और ये व्यास कुंड कहां पर रहेगा? हिमाचल प्रदेश में। और सतलुज की बात करें तो ये सतलुज हमने कहां बताई दोस्तों? राकस झील से। कहां से? राकस झील। राकस झील से। और ये राकस झील कहां पर रहेगी? तिब्बत में। राकस झील कहां पर रहेगी? तिब्बत में। यानी कि कैलाश पर्वत के पास से ये निकलती है सतलुज नदी। तो इस सिंधु नदी तंत्र में ये हमें चीजें पढ़नी है। सिंधु के अलावा 5 अन्य जो नदियां हैं वो हमें पढ़नी है। सिंधु और सिंधु कहाँ से? मानसरोवर झील तिब्बत से। और अन्य जो नदियां हैं ये हमने देखी। ये यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें सभी दोस्त। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। उसमें आप हेडिंग डाल लें सिंधु नदी। अभी तक तो हमने किसकी चर्चा करी? सिंधु नदी तंत्र की। किसकी चर्चा करी है दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र की चर्चा करी है। अब हम बात करेंगे एक एक नदियों की। सिंधु नदी की, उसके बाद झेलम देखेंगे, रावी देखेंगे, व्यास देखेंगे, सतलज देखेंगे। आप सभी हेडिंग डालनी सिंधु नदी। हेडिंग क्या डालनी है आप सभी को? सिंधु नदी। देखिए दोस्तों क्या बताया, हेडिंग आपको डालनी है सिंधु नदी। हेडिंग डालें सिंधु नदी। देखिए दोस्तों क्या बताया था सिंधु नदी के बारे में? अभी हमने क्या बताया, इसका उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से हमने बताया इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। अब सिंधु नदी में ज्यादा कुछ बातें हमें याद नहीं रखनी है। यहाँ पे मुख्य मुख्य बातें क्या याद रखनी है पुनः देखें। मानसरोवर झील तिब्बत से इसका सिंधु का उद्गम होता है। ये भारत में प्रवेश करती है दम चौक से। भारत में प्रवेश कहां से करेगी? दम चौक से। कहां से? दम चौक में जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दम चौक में जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करने के बाद में ये नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के समानांतर प्रवाहित होती है। ये वाली श्रेणी कौन सी है? लद्दाख है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कौन सी, सॉरी इसके नीचे जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी? जास्कर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के समानांतर ये नदी प्रवाहित होती है। आगे चल के इसी सिंधु नदी पर एक शहर बसता है। कौन सा? लेह शहर। आपसे पूछा जाए कि लेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सिंधु नदी की बात करें, इस सिंधु नदी में अन्य जो नदियां हैं, अन्य जो 5 नदियां, सिंधु के अलावा 5 अन्य नदियां हैं। यानी कि पंचनद का जो जल है इस सिंधु में आके कहां पे मिलता है? मिठानकोट पाकिस्तान में आके इसमें पंचनदों का जल मिल जाता है। कराची के पास में जाके अरब सागर में ये डेल्टे का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है। इसमें इसकी सहायक नदियों की बात करें, जो दाहिने बाएं तट से जो इसकी सहायक नदियां हैं, बाएं तट से इसकी सहायक नदियों में की बात करें तो कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हो गई। इसमें जो सबसे बड़ी नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी? सबसे बड़ी, सबसे सहायक जो रहेगी, सबसे बड़ी नदी कौन सी? चिनाब नदी रहेगी। सबसे बड़ी कौन सी रहेगी इसकी सहायक नदियों में? चिनाब नदी। और उसके अलावा इसमें कुछ दाहिने तट से छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल और हुंजा।
ये 4-5 पॉइंट हमें याद रखने हैं सिंधु नदी में। तो आप हेडिंग डालें सिंधु नदी। इसमें पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हमने यहाँ पे क्या बताया दिया, सिंधु नदी का उद्गम। आपको क्या याद रखना है, उद्गम। और सिंधु नदी के उद्गम की बात करें कहां पर, मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत से। नेक्स्ट हमने क्या बताया, भारत में प्रवेश। भारत में प्रवेश, और भारत में प्रवेश की बात करें तो कहां से, दमचौक में जास्कर दर्रे से। दमचौक नामक जगह से, दमचौक में जास्कर दर्रे से। भारत में प्रवेश कहां से, दमचौक नामक जगह पर जास्कर दर्रे से। के बाद में नेक्स्ट हमने क्या बताया, किसके समांतर प्रवाहित होती है, समांतर प्रवाहित होती है। किस किस के समांतर प्रवाहित होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब हमने हिमालय के बारे में आपको पढ़ाया था, जब हम ट्रांस हिमालय की चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी दोस्तों। तो किस किस के समांतर ये प्रवाहित होगी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के समांतर। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के। किस किस के समांतर प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के। उसके बाद में इस सिंधु नदी की बात करें तो इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, फेमस शहर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, लेह शहर। जो हम बात करते हैं लेह की, तो कहां पर, किनारे बसा हुआ शहर। किनारे बसा हुआ शहर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लेह शहर। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, लेह शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में पंच नद का जो जल इसमें कहां पर आके मिलेगा, हमने क्या बताया, मिठानकोट पाकिस्तान में पंच नद का जल सिंधु में आकर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पंच नद का जल मिलता है। पंचनद का जल इसमें मिलता है। कहां पर, मिठानकोट पाकिस्तान में। मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में आके पंचनद का जल मिलता है। और उसके बाद में ये डेल्टे का निर्माण करती है। डेल्टा कहां पे बनाएगी, डेल्टा का निर्माण कहां पर, कराची के पास, अरब सागर में। डेल्टे का निर्माण करती है कराची के पास। डेल्टा का निर्माण करती है कराची के पास में, अरब सागर में। कराची के पास अरब सागर में किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है सिंधु नदी के बारे में। उसके बाद में इस सिंधु की सहायक नदियों की बात करें इसकी सहायक नदियां आपको याद रखनी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें दो तरीके से हमें सहायक नदियां याद रखनी है दोस्तों। एक तो कौन सी, बाएं तट से मिलने वाली, और एक कौन सी, दाहिने तट से मिलने वाली नदियां। एक तो बाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली, और दूसरी हमें यहाँ पे क्या याद रखनी है प्यारे दोस्तों, दाहिने तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली। इस बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो जैसा कि अभी हमने 5 नदियां पढ़ी, मुख्य जो नदियां हैं कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। हमें क्या याद रखना है, इस बाइने तट से मिलने वाली में मुख्य रूप से कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, क्रम से झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसमें अगर आपसे सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है चिनाब जो रहेगी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ली जाए सिंधु की तो कौन सी रहेगी, चिनाब। सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी, चिनाब। और उसके अलावा दाहिने तट से मिलने वाली नदियों की बात करें, दाहिने तट से, ये तो कहां से हो गई, बाएं तट से। और दाएं तट से कुछ नदियां आपको याद रखनी है, इसमें कौन से आके मिलती हैं। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी, आपसे शायद ये ना पूछे बाएं तट या दाएं तट से, ये तो आपको याद रखनी है। बाई चांस पूछ सकता है लेकिन डायरेक्ट पूछता है यहां से, तो आपको याद रखना है श्योक, गिलगित, शोक, गिलगित, सिगार, काबुल और हुंजा। सिगार, काबुल, हुंजा। शोक, सिगार, काबुल, गिलगित और हुंजा। ये नदियां आपको याद रखनी है। यहां तक एक बार आप नोट करें फटाफट से। फटाफट से इधर तक आप नोट कर लें चीजें। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आप एक बार बना लें, फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के बाद में आप हेडिंग डालें सिंधु नदी और ये चीजें नोट करें।
और ये चीज़ें नोट करने के बाद में आपको नोट करना है इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये नोट करने के बाद में आप हेडिंग डाल लें झेलम नदी। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों झेलम नदी। हेडिंग डालें झेलम नदी। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी झेलम नदी। सेकंड नंबर की नदी हमें यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों। देखिए, इस झेलम नदी की बात करें तो हमने अभी आपको क्या बताया, इस झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या बताया था, इसका उद्गम होता है जास्कर श्रेणी में स्थित शेषनाग झील से। जास्कर श्रेणी में स्थित के उद्गम की बात करें तो जास्कर श्रेणियों में स्थित शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। ये कौन सी हो जाएगी, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। और इस जास्कर श्रेणी में एक झील स्थित है, कौन सी, यहाँ पे एक झील स्थित है शेषनाग झील। शेषनाग झील, और ये झील कहाँ पर रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। जास्कर श्रेणी में स्थित इस शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का, सिंधु नदी का। आगे चल के ये जो झील है, सॉरी जो नदी है कौन सी, झेलम नदी, यहाँ पे एक झील का निर्माण करती है, वुलर झील का। कौन सी झील का निर्माण करती है, आपको याद रखना है, वुलर झील। और इस वुलर झील की बात करें, कैसी झील रहती है, एक गोखुर झील है। इस झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। झीलों को इसका निर्माण करती है, वुलर झील का निर्माण करती है। और उसके बाद में वुलर झील से निकलने के बाद में जब ये आगे प्रवाहित होती है तो इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है। आगे चलती है, एक शहर बसा हुआ है इसके किनारे पर, कौन सा शहर, श्रीनगर। इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है दोस्तों, और इसका क्या नाम रहेगा, श्रीनगर शहर। श्रीनगर, कौन सा, श्रीनगर शहर। इसके किनारे पर बसा हुआ है, झेलम के किनारे पर। और ये कौन सा श्रीनगर है, वही श्रीनगर है जिसको किसने बसाया था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने। श्रीनगर शहर की को किसने बसाया था, अशोक ने। अशोक ने बसाया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया, किसके किनारे, झेलम के किनारे। उसके बाद में जब ये आगे चलती है तो इसके बाद में यहाँ पर श्रीनगर से पहले एक शहर और आता है, यहाँ पे पीओके की राजधानी मुरादाबाद। पीओके की राजधानी मुरादाबाद। मुरादाबाद, ये मुरादाबाद भी कहाँ पर बसा हुआ है, इसी झेलम के किनारे, मुरादाबाद। और ये मुरादाबाद क्या है, पीओके की राजधानी। पीओके की राजधानी, पीओके की राजधानी क्या रहेगी, मुरादाबाद। कहाँ पर बसा हुआ है, झेलम के किनारे। आगे जब हम चलते हैं, आगे इसकी बात करते हैं, आगे जब बढ़ती है तो ये जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है।
भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और कितनी सीमा बनाती है? लगभग 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है। इधर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, और इधर बात करें तो क्या? भारत। इधर बात करें तो क्या हो जाएगा? भारत। भारत पाकिस्तान के मध्य लगभग 190 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है। इस झेलम की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई लगभग कितनी रहती है इसकी? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। 725। बात करें इस वुलर झील की, जिस वुलर झील का ये निर्माण करती है, ये वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी रहेगी? सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहेगी भारत की कौन सी? वुलर झील। उसके बाद में इसकी एक दो खास बातें क्या हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है, और जो ये झेलम नदी है ये अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य झील है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक जगह है कौन सी? अनंतनाग, और अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से बारामूला तक ये नौका गम्य नदी है, यानी कि यहाँ पे नौ परिवहन का संचालन किया जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं हमें याद रखने हैं। अब इनको एक एक करके नोट करें झेलम नदी के बारे में। सबसे पहले हमें इसका क्या देखना है दोस्तों? उद्गम। देखिए मैं बार बार आपको सभी नदियों के उद्गम लिखवा रहा हूं, कम से कम झेलम की बात करें तो 5 से 7 बार मैंने रिपीट कर दिया। इसका मुख्य कारण ये है कि एग्जाम में सीधे उद्गम पूछे जाते हैं नदियों से, और बार बार रिपीट करने का मतलब मेरा यही है कि आपको चीजें याद हो जाएं, आपको चीजें याद हो जाएं। तो उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? शेषनाग, झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। कहां से? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। कहां से होगा इसका उद्गम? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? ये किसका निर्माण करती है? निर्माण करती है वुलर झील का। नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में इसकी लंबाई एक बार नोट कर लें, एग्जाम में पूछी जाती है इसकी लंबाई। उद्गम के बाद में लंबाई, इसकी लंबाई नोट करें लगभग कितनी रहेगी? 725 किलोमीटर। लंबाई इसकी कितनी रहेगी दोस्तों? 725 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? किसका निर्माण करती है? निर्माण करती है, निर्माण करती है किसका? वुलर झील का। निर्माण करती है वुलर झील का, निर्माण करती है वुलर झील का। और बात करें इस वुलर झील के बारे में तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहेगी। इस वुलर झील के बारे में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी झील? वुलर झील। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इस वुलर झील के बारे में? गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है कौन सी झील? वुलर झील। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? नौका गम्य है कहां से कहां तक? अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से। चलो लास्ट में देखते हैं ये वाला पॉइंट, यहां पर नोट करें। हमने क्या बताया? वुलर झील। इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? श्रीनगर और कौन सा? मुरादाबाद। किनारे बसे शहर। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, किनारे बसे शहर।
किनारे बसे शहर। और ये किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है भारत का कौन सा? श्रीनगर शहर। श्रीनगर शहर एक तो कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर शहर। और उसके बाद में एक आपको याद रखना है मुरादाबाद। मुरादाबाद। और इस मुरादाबाद की बात करें, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा दोस्तों? पीओके की राजधानी। मुरादाबाद क्या रहेगा? पीओके की राजधानी रहेगा मुरादाबाद। उसके बाद में इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है। और कितनी लंबी सीमा? 190 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें डालें, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण। भारत पाकिस्तान सीमा का कितना? 190 किलोमीटर लंबी। भारत पाकिस्तान की कितनी सीमा का निर्धारण करती है? 190 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण करती है। ऊपर पाकिस्तान, नीचे भारत, और लगभग लंबाई कितनी? 190 किलोमीटर लंबी। तो ये कुछ पॉइंट है हमें याद रखने हैं झेलम नदी के बारे में। और उसके बाद में एक नोट डाल के आप लिख लें कि बारामूला से कहां तक? अनंतनाग तक। ये कैसी हो जाएगी? नोट। बारामूला से अनंतनाग तक ये कैसी है? नौका गम्य। क्या हो जाएगा? नोट में हमें क्या लिखना है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक। बारामूला तक नौका गम्य नदी है। अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य नदी है। और ये अनंतनाग और बारामूला कहाँ पे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे पड़ते हैं प्यारे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट आप यहाँ तक एक बार नोट कर लें इतने। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें उद्गम से लिखते हुए। चलिए झेलम के बाद में नेक्स्ट आप नोट करें चिनाब के बारे में। हम देख लेते हैं फटाफट से। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इस सिंधु नदी तंत्र को तो हम खत्म ही कर लेते हैं आज। यहां तक हो गया इतना सभी का। चलिए झेलम हमने देखी। झेलम के बाद में अपना नेक्स्ट यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें,
झेलम के बाद में आप हेडिंग डाल लें कौन सी आती है दोस्तों हमारी यहाँ पे नेक्स्ट नदी चिनाब। झेलम के बाद में हमारी कौन सी आती है दोस्तों चिनाब। और इस चिनाब नदी के बारे में देखें, इस चिनाब का हमने क्या बताया, इसका उद्गम कहाँ से होता है चिनाब का, झेलम। झेलम के बाद में चिनाब कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से चिनाब का उद्गम होता है। उसके बाद में इसकी लंबाई की अगर दोस्तों बात करें तो लगभग 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है चिनाब की। कितनी, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है चिनाब की। जब ये चिनाब नदी इस बारालाचे दर्रे से निकलती है, जब बारालाचा दर्रे से निकलती है तो ये दो शाखाओं के रूप में निकलती है, चंद्र और भागा के रूप में, चंद्र और भागा के रूप में निकलती है बारालाचा दर्रे से। और इसकी बात करें आगे चलकर ये क्या कहलाती है, चिनाब कहलाती है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क स्थित है, कौन सा है, इसके किनारे, चिनाब के किनारे एक नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में। कौन सा, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क या कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इसको कहा जाता है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क। बात करें हिमाचल प्रदेश में ये जो चिनाब नदी है किलोंग घाटी का निर्माण करता है, किलोंग घाटी का निर्माण करती है। ये घाटियों से संबंधित एक बार लास्ट में हम देख लेंगे, चारों पांचों नदियां एक एक घाटी का निर्माण करती हैं और एग्जाम में वो पूछी गई हैं। हम लास्ट में नोट कर लेंगे जब सिंधु नदी तंत्र हमारा कंप्लीट होगा तब एक जगह। बात करें इस चिनाब नदी की, एक हमने पॉइंट यहाँ पे क्या बताया था आपको कि ये चिनाब नदी है झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। चिनाब के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे क्या बताया था, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी हो जाएगी, चिनाब। चिनाब की खास विशेषता क्या है, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। तो ये कुछ खास बातें हैं चिनाब की, यहाँ में हम नोट करते हैं। सबसे पहले इसका क्या नोट करना है दोस्तों, हमें इसका उद्गम, इस चिनाब की बात करें तो इसका उद्गम हमें देखना है। इस चिनाब की बात करें तो इसका सबसे पहले हमारा आता है उद्गम, कहां से, बारालाचा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से। एक इसकी लंबाई नोट करें, लंबाई की, लंबाई की बात करें आपको याद रखनी है कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर क्या रहेगी इसकी लंबाई रहेगी, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। घाटी का, कौन सी घाटी का निर्माण करती है, केलोंग घाटी का, घाटी का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। कौन सी घाटी का निर्माण करती है दोस्तों, किलोंग घाटी का, किलोंग घाटी। कहां पर करती है, किलोंग घाटी का निर्माण करती है दोस्तों, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। किलोंग घाटी का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश में। इसके किनारे स्थित नेशनल पार्क है, इसके किनारे स्थित एक नेशनल पार्क है, के किनारे स्थित नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, पिन वैली
पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, या इसका जो अन्य नाम है इसको कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या कहा जाता है इसको? कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क भी दोस्तों इसको कहा जाता है। और इसकी बात करें, ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। लाहौर स्पीति नामक एक जगह है, लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में ये नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। एक पॉइंट नोट डाल के लिखें कि इसका जो उपनाम है, ऐसे लिख लें, इसका उपनाम, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है कौन सी? चिनाब नदी का। तो इसका उपनाम आपको याद रखना है चंद्रभागा नदी। और इसे कहाँ कहते हैं? चंद्रभागा नदी। ये क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। चंद्रभागा नदी कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नदी के नाम से। ये 3-4 पॉइंट याद रखने चिनाब नदी के बारे में, ज्यादा कुछ खास बातें यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हमें हमारी 3 और बचती हैं इस सिंधु नदी तंत्र में, रावी, व्यास और कौन सी? सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज फटाफट से हम देख लेते हैं। इसको एक बार आप नोट करें। चिनाब के बाद में नेक्स्ट चलिए देखिए, हमने क्या देखा यहाँ पे? सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। अब अपनी कौन सी आती है दोस्तों? रावी। रावी के बाद, रावी की इसकी बात करते हैं। रावी का जो उद्गम स्थल हमने बताया, कहाँ से? व्यास से। देखिए, इसके उद्गम स्थल कैसे याद रख सकते हैं आप? सिंधु का क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील, आपको तिब्बत याद रखना है। झेलम का आपको याद रखना है क्या? शेषनाग। शेषनाग को शेषनाग को कौन झेल सकता है? कृष्ण भगवान इसको झेल सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यानी कि शेषनाग को कौन झेल सकता है? कृष्ण भगवान। तो आप क्या याद रख सकते हैं? शेषनाग और झेलम हो गया, ठीक है। चिनाब की बात करें, बै फोर लास्ट का इसका वर्ड पकड़ें, चिनाब का बै हो जाएगा और इधर बै क्या हो जाएगा? बारह लाचा। चिनाब और बै फोर बारह लाचा। रावी की बात करें, रै फोर रावी, रै फोर रोहतांग दर्रा। रै फोर रावी, रै फोर रोहतांग दर्रा। व्यास की वै फोर व्यास, वै फोर व्यास कुंड हो जाएगा। कहां से उद्गम होगा? व्यास कुंड से। और सतलज का आपको क्या याद रखना है? राकस झील याद रखना है, यानी कि सतलज हो जाएगा। और जैसे राका अगर बीच में एक छोटा सा स्लैश लगा दिए तो क्या बन जाएगा? सै। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सै फोर सतलज, सै फोर साकस झील, और इससे से हमें एक डंडा हटाना है तो क्या बन जाएगा? राकस झील। इस तरीके से इसका उद्गम आपको याद रखना है। और ये जो उद्गम है डायरेक्ट एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। उद्गम जो है नदियों का डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है रावी नदी। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी हो जाएगी अपनी दोस्तों? रावी नदी। रावी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रावी नदी। फटाफट से नोट कर लें। इस रावी नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है हमें? उद्गावी नदी। और इस रावी नदी के बारे में हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, और वो क्या हो जाएंगे? इस रावी नदी का उद्गम हमें याद रखना है, कहाँ से होगा? रोहतांग दर्रे से। इस रावी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? उद्गम। और इसके उद्गम की बात करें दोस्तों, कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ रहेगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? रोहतांग दर्रा कहाँ पर रहेगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर रहेगा रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में।
इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई हमें याद रखनी है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 725 किलोमीटर। इसकी लंबाई दोस्तों 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 725 किलोमीटर। उसके बाद में इसका किनारे बसा हुआ शहर हमें याद रखना है। किनारे बसा शहर, एक शहर हमें याद रखना है पाकिस्तान का लाहौर शहर किसके किनारे बसा हुआ है? पाकिस्तान का लाहौर शहर। पाकिस्तान का लाहौर शहर। पाकिस्तान का लाहौर शहर किसके किनारे बसा हुआ है दोस्तों? रावी के किनारे। पाकिस्तान का लाहौर शहर किसके किनारे? रावी के किनारे बसा हुआ है। पंजाब में रावी के ऊपर एक परियोजना संचालित है। परियोजना एक संचालित है, परियोजना। पंजाब में इसके ऊपर एक परियोजना संचालित है, शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना। शाहपुर कंडी परियोजना संचालित है पंजाब में। पंजाब में रावी पर। पंजाब में रावी नदी पर एक परियोजना संचालित है। कौन सी? शाहपुर कंडी परियोजना। घाटी का निर्माण करती है। कौन कौन सी घाटियों का निर्माण करती है रावी? घाटी का निर्माण करती है। कौन कौन सी घाटियों का? तो हमें यहाँ पे दो घाटियां याद रखनी है दोस्तों। जो ये रावी नदी है, दो घाटियों का निर्माण करती है। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हमें याद रखना है कांगड़ा घाटी, और एक कौन सी? जम्मू घाटी। दो घाटियों का निर्माण करती है। एक तो निर्माण करती है जम्मू घाटी का, और दूसरे की हम बात करें कौन सी? कांगड़ा घाटी का। एक तो जम्मू घाटी और एक कौन सा? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी। जम्मू घाटी और कौन सी? कांगड़ा घाटी। जम्मू घाटी की बात करें कहाँ रहेगी प्यारे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। और इस कांगड़ा घाटी की बात करें तो ये कांगड़ा घाटी रहती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इस कांगड़ा घाटी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। कांगड़ा घाटी से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, ये जो कांगड़ा घाटी रहेगी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध रहेगी? चाय की खेती के लिए। कांगड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो रावी नदी के बाद में ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं दोस्तों रावी नदी के बारे में। कितने? ये 4 पॉइंट याद रखने रावी नदी के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी बचती है, सिंधु झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हमारी हो गई। उसके बाद में व्यास और सतलज दो नदियां और बचती हैं। हमारा सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रावी के बाद में आप हेडिंग डालें व्यास नदी। व्यास नदी। रावी के बाद में अपनी आती है प्यारे दोस्तों कौन सी? व्यास नदी।
देखिए इस व्यास नदी में 2-3 पॉइंट ये याद रखने हैं हमें। सबसे पहला तो हर नदी का हमें उद्गम याद होना ही चाहिए। हर नदी का उद्गम हमें याद होना ही चाहिए प्यारे दोस्तों। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का। और ये कौन सी व्यास नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? एक हमें घाटी याद रखनी है, घाटी का निर्माण करती है। ये घाटियां एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, सम्मिलित करने में भी, असत्य का चयन करने में भी, और डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी घाटी किस नदी के किनारे, या कौन सी नदी किस घाटी का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना है कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। घाटी का निर्माण करती है, और ये कौन सी घाटी हो जाएगी? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? कुल्लू घाटी का ये निर्माण करती है। और ये कुल्लू घाटी कहां पर रहेगी? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर रहती है प्यारे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ये जहां पर पंजाब में आके सतलज में ये नदी मिलती है, हमने यहाँ पे क्या बताया था? सतलज जो व्यास नदी है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या बताया था? जो ये व्यास नदी है सतलज में आकर यहाँ पे मिलती है, पंजाब में सतलज में आके मिलती है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है? हरी के बैराज बना हुआ है पंजाब में। पंजाब में जहां पर व्यास और सतलज आपस में मिलती हैं, वहां पे क्या बना हुआ है दोस्तों? हरी के बैराज बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप नोट करें, पंजाब में आकर, पंजाब में आकर यह नदी सतलज में पंजाब में यह नदी सतलज में मिल जाती है। पंजाब में यह नदी कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। उसके बाद में एक पॉइंट नोट डाल के लिख लें कि व्यास और सतलज, व्यास और सतलज जहां मिलती हैं वहां पे क्या बना हुआ है? हरी के बैराज। व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरी के बैराज बना हुआ है। व्यास और सतलज के संगम पर कौन सा बैराज बना हुआ है दोस्तों? हरी के बैराज बना हुआ है। और बात करें इस हरी के बैराज की, तो इस हरी के बैराज से एक नहर निकाली गई है, और वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इस हरी के बैराज से एक नहर निकाली गई है। कौन सी? हरी के बैराज से इंदिरा, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर। तो ये दो तो ही 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं व्यास के बारे में। उद्गम व्यास कुंड कौन सी घाटी का? कुल्लू घाटी का ये निर्माण करती है। पंजाब में आकर किस में मिल जाती है? सतलज में। व्यास और सतलज का संगम पे क्या बना हुआ है? हरी के बैराज बना हुआ है दोस्तों, हरी के बैराज। ये नोट करें व्यास नदी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कौन सी? सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र की एक अंतिम नदी बचती है दोस्तों हमारी यहाँ पे, कौन सी? सतलज नदी।
कौन सी नदी बचती है प्यारे दोस्तों? सतलज नदी। आज की अपनी अंतिम नदी और सिंधु नदी तंत्र की भी आखिरी नदी। नाम क्या है? सतलज नदी। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो इसका उद्गम हमें याद रखना है प्यारे दोस्तों। उद्गम क्या हो जाएगा सतलज का? सतलज का उद्गम हमने क्या बताया दोस्तों? यहाँ पे आपने क्या बताया था? कहां से निकलती है ये सतलज नदी? राक्षस झील से। सतलज कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के पास में स्थित राक्षस झील तिब्बत से ये निकलती है। कैलाश पर्वत के समीप स्थित राक्षस झील तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। आगे चल के इसके सतलज और व्यास के संगम पर क्या बना हुआ है? हरि के बैराज। हरि के बैराज पंजाब में बना हुआ है। और आगे चल के मिठानकोट पाकिस्तान में अपना जल किसमें मिला देती है? सिंधु नदी में। किसमें? सिंधु नदी में। कहां पे मिला देगी? सिंधु नदी में। तो इसमें 2-3 पॉइंट हमें क्या याद रखने? इसका उद्गम सबसे पहले क्या हो जाएगा? उद्गम कहां से? राक्षस झील। राक्षस झील तिब्बत। कैलाश पर्वत के समीप स्थित राक्षस झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में इसकी लंबाई पूछ सकता है, आपको याद रखनी है। 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है भारत में। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर रहती है। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करी जाए तो 1450 किलोमीटर आपको याद रखनी है दोस्तों। कि लंबाई आपको याद रखनी है। लंबाई एक आपसे पूछ सकता है भारत में, और दूसरी आपसे पूछ सकता है संपूर्ण लंबाई या कुल लंबाई। भारत में अगर बात करें कितनी है तो 1050 किलोमीटर। कितनी रहेगी भारत में? आपको याद रखना है 1050 किलोमीटर। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण लंबाई या कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 1450 किलोमीटर। कितनी? 1450 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका भारत में प्रवेश पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। भारत में प्रवेश कहां से करेगी? भारत में प्रवेश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना यहां से बनता है। आपको याद रखना है सिपकिला दर्रे से। कौन सी दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और इसके व्यास और सतलज के संगम पर क्या बना हुआ है? हरि के बैराज। हरि के बैराज, जो कि लास्ट में हमने अभी डिस्कस कर लिया था। हरि के बैराज व्यास और सतलज के संगम पर। व्यास और सतलज के संगम पर क्या बना हुआ है? हरि के बैराज। और इस हरि के बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ये कुछ पॉइंट हैं प्यारे दोस्तों, हमें याद रखना है सतलज नदी के बारे में। ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे हमारे सतलज नदी के बारे में। इसके बाद में ये जो नदियां हैं, इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं संचालित हैं। कुछ नदी घाटी परियोजनाएं, कुछ जलीय परियोजनाएं, कुछ कृषि परियोजनाएं संचालित हैं, वो पूछी जाती हैं। ये सारी परियोजनाएं हम अलग से डिस्कस करेंगे एक टॉपिक में। सबसे पहले हम नदियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद में झीलें पढ़ेंगे, फिर जलप्रपात, और उसके बाद में एक अलग से एक क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे जल जो नदी परियोजनाएं हैं, घाटी परियोजनाएं हैं, वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना सिंधु नदी तंत्र दोस्तों कंप्लीट होता है। यहाँ पे अपना सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आप समराइज करके लिख लें नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की घाटियों के बारे में कि घाटी का निर्माण करती है कौन सी नदी, कौन सी घाटी का निर्माण करती है। आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे
आप एक जगह नोट कर लें, जैसे कि मैं आपको नोट करा देता हूं। एक जगह आप नोट कर लें, कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करेगी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के निर्माण की बात करें, एक साथ में तो लिख लें घाटी, एक साइड में आप नोट करें घाटी, एक साइड में तो क्या हो जाएगा हमारा घाटी, और दूसरी साइड में कौन सी हो जाएगी? नोट कर लें नदी। कौन सी घाटी का निर्माण कौन सी नदी करेगी? कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है दोस्तों? आपको याद रखना है कौन सी? झेलम नदी। क्या बताया था हमने? झेलम नदी। कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करेगी? झेलम नदी। कश्मीर घाटी के बाद में एक घाटी हमने डिस्कस करी थी, केलोंग घाटी। कौन सी? केलोंग घाटी। केलोंग घाटी। और ये केलोंग घाटी कहां पर रहेगी? हिमाचल प्रदेश में। और इस केलोंग घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो हमने क्या बताया था अभी प्यारे दोस्तों? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। इस चिनाब नदी के बारे में क्या याद रखना है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ली जाए आपसे तो कौन सी रहेगी? चिनाब नदी। कौन से तट से? बाहिने तट से। बाएं तट पर स्थित सबसे लंबी नदी रहेगी कौन सी? चिनाब नदी। सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी। उसके बाद में दोस्तों हमने चर्चा करी कांगड़ा घाटी की। कौन सी? कांगड़ा घाटी। और ये कांगड़ा घाटी कहां पर रहेगी? ये भी हिमाचल प्रदेश में, जो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है दोस्तों? रावी नदी। कांगड़ा घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? रावी नदी। उसके बाद में एक हमने देखी थी कौन सी? जम्मू घाटी। जम्मू घाटी। और इस जम्मू घाटी की बात करें, जम्मू कश्मीर में रहेगी। जम्मू घाटी कहां पर रहेगी? JNK में। और इसका निर्माण भी कौन सी नदी करती है प्यारे दोस्तों? रावी नदी करती है। इसका निर्माण भी कौन सी नदी करती है? रावी नदी करती है। और उसके बाद में एक लास्ट में हमने डिस्कस किया कुल्लू घाटी के बारे में। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। और बात करें इस कुल्लू घाटी की, तो इस कुल्लू घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? कुल्लू घाटी का कौन सी करेगी? व्यास नदी। कुल्लू घाटी। और इस कुल्लू घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है दोस्तों? व्यास नदी। कुल्लू घाटी कहां पर रहेगी? हिमाचल प्रदेश में। और इसका निर्माण करती है प्यारे दोस्तों व्यास नदी। कौन सी नदी करती है? व्यास नदी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं सभी को। चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम जो डिस्कस करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो उसमें हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? गंगा नदी तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, चीजें आपको याद करनी है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करनी है, तब आपको चीजें याद होंगी। एग्जाम में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आपने नदी पढ़ ली कि उद्गम कहाँ से होता है, विलीन कहाँ होती है, संगम कहाँ पे है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चनों से दोस्तों काम नहीं चलेगा। डिटेल में चीजें हमें पढ़नी है। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से रेलवे में बात करें तो 120 में से 120 कट ऑफ जो जा रही है, उसको हमें फाइट करने के लिए, उससे हमें कवर करने के लिए चीजें भी उसी लेवल की पढ़नी होंगी। अगर हम बात करें RPF SI के लिए, तो SI में अच्छा खासा लेवल आपको GK GS का देखने को मिलेगा। अच्छा खासा वेटेज है GK GS का दोस्तों। तो डिटेल में चीज़ें पढ़नी है। जितना नोट कराया जा रहा है वो सारा आपको नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है दोस्तों। ठीक है।
तो ये काम आपको करना है। और जिस किसी विद्यार्थी ने, जिस किसी मित्र ने, दोस्त ने पीछे की क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो सारी क्लासें आपको देखनी है प्रॉपर, क्लास नंबर 1 से और जो कंटिन्यू जब तक चल रही हैं सारी आपको देखनी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखनी है, कंप्लीट अच्छे से नोट्स आपको बनाने हैं दोस्तों। उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अदर कोई कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ज्योग्राफी में और स्टैटिक जीके में, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके में आपकी इतनी मजबूत करा दूंगा कि आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन अगर आता है अपने नोट से आएगा, अपनी क्लासों से आएगा, बाहर से आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं दोस्तों। अगर 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं जिसमें से 35 अगर जीके के आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 30 के आसपास 28-30 क्वेश्चन आप आसानी से इजीली कर पाएंगे अपने नोट्स में से, यानी कि लगभग 90% के आसपास क्वेश्चन अपने मैटर से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सभी को आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र के साथ में।